नमस्कार। दिन भर की तमाम खास खबरों को लेकर हाजिर है हम न्यूज नाइट में। क्या विकास की कोशिशें वहीं होती हैं या होती आई हैं जहां ज्यादा चुनावी लाभ हो, सीटें हो, जहां राजनीतिक लाभ मिलने की संभावनाएं ज्यादा हो? अगर ऐसा है तो देश का एक बड़ा हिस्सा तो विकास की राह में पीछे ही रह जाता। आज जब प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश में थे तो कुछ इन्हीं बातों को की तरफ उन्होंने इशारा किया। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारें सुविधाएं वहां देती थी जहां मेहनत कम लगती थी और राजनीतिक लाभ ज्यादा मिल जाता था, इसलिए दुर्गम क्षेत्रों में सुविधाएं सबसे अंत में पहुंचती थी। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। हिमाचल प्रदेश विकास की नई मंजिलों को छू रहा है। कैसे, बताएंगे आपको विस्तार से। कर्नाटक के हिजाब मसले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जो आज आया है उसका क्या अर्थ है, ये भी बताएंगे आपको। साथ में होगी दिन भर की तमाम महत्वपूर्ण खबरें। मैं हूं प्रकाश दास और शुरुआत सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल दौरे में दी राज्य को सौगातें। ऊना में वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। बल्क ड्रग पार्क की रखी आधारशिला। IIIT ऊना को राष्ट्र को किया समर्पित। चंबा में 2 पनबिजली परियोजनाओं और ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण का किया उद्घाटन। चंबा और ऊना की रैलियों में पीएम मोदी ने गिनाए डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां। कहा, हम निर्णय करते हैं, संकल्प करते हैं, पूर्ति करते हैं और परिणाम भी ला करके दिखाते हैं। राज्य के विकास की जरूरतें पूरा न करने के लिए पिछले सरकारों पर बरसे। कहा, उन्हें हिमाचल के लोगों की तकलीफ से जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। कर्नाटक के हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट के जजों की अलग अलग राय। जस्टिस गुप्ता ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को रखा बरकरार, तो दूसरे जज सुधांशु धूलिया ने कहा, हिजाब पहनना व्यक्तिगत पसंद का मामला, अब बड़ी बेंच में होगी सुनवाई। कर्नाटक सरकार ने किया स्वागत। पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने त्रिपुरा में अगरतला खोंगसांग जनशताब्दी एक्सप्रेस और अगरतला कोलकाता एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। शाम को IIT गुवाहाटी में सुपर कंप्यूटर सुविधा परम कामरूप और प्रयोगशाला समीर का किया उद्घाटन। कजाकिस्तान में हो रहे सीका सम्मेलन में पाकिस्तान के कश्मीर राग अलापने पर विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने लगाई कड़ी फटकार। कहा, पाक वैश्विक आतंकवाद का केंद्र, उसे कश्मीर पर टिप्पणी करने का हक नहीं। पाकिस्तान को आतंकवाद के अपने बुनियादी ढांचे को बंद करने की दी नसीहत। कहा, भारत के अल्पसंख्यकों के लिए रोना बंद कर अपने घर में झांकें। गुजरात में बीजेपी की गुजरात गौरव यात्रा के दूसरे दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद और नवसारी में यात्राओं को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को कश्मीर के मुद्दे के लिए ठहराया जिम्मेदार। कहा, मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटाकर कश्मीर का किया एकीकरण। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के मामले में आम आदमी पार्टी के गुजरात अध्यक्ष गोपाल इटालिया की बड़ी मुश्किलें। दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लेकर की पूछताछ। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी जारी किया था नोटिस। महिला आयोग के प्रमुख रेखा शर्मा ने इटालिया और उनके समर्थकों पर दफ्तर में घुसकर जबरदस्ती घुसने का लगाया आरोप। पुलिस से की कार्रवाई की मांग। एशिया कप के फाइनल में पहुंची भारतीय महिला क्रिकेट टीम। पहले सेमीफाइनल में भारतीय टीम ने थाईलैंड को 74 रन से विशाल अंतर से दी शिकस्त। तो ये थी सुर्खियां। अब बात करते हैं, खबरों को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात हिमाचल प्रदेश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊना में कई विकास परियोजनाओं का आज उद्घाटन किया। उन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस को ऊना से दिल्ली के लिए रवाना किया।
देश में शुरू होने वाली यह चौथी वंदे भारत रेलगाड़ी है। इसके शुरू होने से देश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को आरामदायक और तीव्र गति की यात्रा सुविधा भी मिलेगी। हिमाचल प्रदेश के ऊना में पीएम मोदी के काफिले का कुछ इस अंदाज में लोगों ने स्वागत किया। पीएम को जो सम्मान मिला उसके प्रति उन्होंने आभार जताते हुए राज्य को कनेक्टिविटी की ऐसी भेंट दी जिससे स्थानीय लोगों का जुड़ाव सीधे दिल्ली से हो गया। पीएम के हरी झंडी दिखाते ही महज 52 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस अपने गंतव्य के लिए निकल पड़ी। ये देश में शुरू की गई चौथी वंदे भारत ट्रेन है और पहले की तुलना में ये एक उन्नत संस्करण है। आज जब देश को मेड इन इंडिया वंदे भारत ट्रेनों से जोड़ा जा रहा है, तब भी हिमाचल देश के अग्रणी राज्यों में है। वंदे भारत एक्सप्रेस, ये नैना देवी, ये चिंतपूर्णी, ये ज्वाला देवी, ये कांगड़ा देवी, ऐसी हमारी पवित्र स्थान, हमारे शक्तिपीठों के साथ साथ हमारा आनंदपुर साहब, यहां आना जाना भी बहुत आसान हो जाएगा। वंदे भारत एक्सप्रेस से दूसरे शहरों में काम करने वाले साथियों को भी लाभ होगा। पीएम मोदी ने खुद ट्रेन के भीतर जाकर इसका निरीक्षण किया और कर्मचारियों से बातचीत भी की। ट्रेन की शुरुआत होने से क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलने और यात्रा को सुगम बनाने में मदद मिलेगी। जो हमारी पब्लिक है उसके लिए बहुत सुविधा हो गई है। जो मोदी कर रहा है एक नंबर कर रहा है, हिमाचल तो एक नंबर में कम हो रहा है। क्षेत्र की जनता की तरफ से मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धि हमारे ऊना के क्षेत्र के लिए दी है। पहले 8 घंटे में पहुंच दिल्ली, अब 4-5 घंटे में पहुंच जाएंगे। जो सरकारें आती थी वो काम बिल्कुल कम करती थी। ऐसे ही कोई बड़े बड़े जो पार्क, बड़ी बड़ी जो चीजें बढ़ रही है ना, पहले कभी नहीं हुआ ऐसा। प्रधानमंत्री ने ऊना जिले के हरोली में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी। पार्क एपीआई आयात पर निर्भरता को कम करने में मदद करेगा। इसमें करीब 10,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है और 20,000 से अधिक लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। ये क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देगा। इस बल्क ड्रग पार्क पर करीब 2,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। हिमाचल जैसे छोटे राज्य में 2,000 करोड़ रुपया एक प्रोजेक्ट के लिए। आने वाले वर्षों में यहां 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश यहीं पर होने वाला है, इसी काम में होने वाला है। हजारों करोड़ रुपए का निवेश ऊना का, हिमाचल का कायाकल्प कर देगा। इससे रोजगार के हजारों ऐसे अवसर पैदा होंगे, स्वरोजगार के हजारों अवसर पैदा होंगे। पीएम ने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIIT ऊना राष्ट्र को समर्पित किया। इसकी आधारशिला 2017 में प्रधानमंत्री ने ही रखी थी। पहले की सरकारों ने इस पर ध्यान इसलिए नहीं दिया क्योंकि वे हिमाचल को सामर्थ्य से नहीं, बल्कि उसकी संसद की सीटें कितनी है उस पर आंका करते थे। इसलिए हिमाचल को IIT के लिए, IIIT के लिए, IIM के लिए, एम्स के लिए डबल इंजन की सरकार का इंतजार करना पड़ा। पीएम मोदी ने कहा कि आज हिमाचल के विकास के लिए अभूतपूर्व काम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज एक तरफ जहां हिमाचल में दोगुनी गति से ग्रामीण सड़कें बनाई जा रही हैं, वहीं तेजी से ग्राम पंचायतों तक कनेक्टिविटी भी पहुंचाई जा रही है। ऊना से शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और ऊना के बाद अब बात करते हैं चंबा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि हिमाचल प्रदेश आज डबल इंजन की सरकार की मजबूती को समझ रहा है, जिसने राज्य में प्रगति की रफ्तार को 2 गुनी कर दिया है। चंबा में 2 पनबिजली परियोजनाओं की आधारशिला रखते हुए प्रधानमंत्री ने ग्राम सड़क योजना की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले सरकारों के तुलना में डबल इंजन की सरकार के कार्य करने का ढंग बिल्कुल अलग है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि लोगों को रहने सहने की सुविधाएं उपलब्ध हों।
पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंबा पहुंचे, जहां उन्होंने विकास की सौगात देते हुए 48 मेगावाट की छंजू पनबिजली परियोजना और 30 मेगावाट की देवथल छंजू पनबिजली परियोजना की आधारशिला रखी। इन दोनों परियोजनाओं से सालाना 270 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन होगा और इन परियोजनाओं से हिमाचल प्रदेश को लगभग 110 करोड़ रुपए का वार्षिक राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है। चंबा तो देश के उन क्षेत्रों में है जहां जल विद्युत के निर्माण की शुरुआत हुई थी। आज जिन प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ है, इससे बिजली उत्पादन के क्षेत्र में चंबा की हिमाचल की हिस्सेदारी बढ़ने वाली है। यहां जो बिजली पैदा होगी, इससे चंबा को, हिमाचल को सैकड़ों करोड़ रुपए की कमाई होगी। यहां के नौजवानों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। प्रधानमंत्री ने राज्य में लगभग 3125 किलोमीटर सड़कों के उन्नयन के लिए हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तृतीय का भी शुभारंभ किया। इसके लिए राज्य के 15 सीमावर्ती और दूर दराज के ब्लॉकों में 440 किलोमीटर सड़कों के उन्नयन के लिए केंद्र सरकार ने 420 करोड़ रुपए से अधिक स्वीकृत किए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हिमाचल में पहले की सरकारों के मुकाबले दोगुनी सड़कें बनी हैं। हमने 8 वर्ष में अब तक 12,000 किलोमीटर लंबी गांव की सड़कें बनाई हैं और 5,000 करोड़ रुपए की लागत से आपके जीवन को बदलने के लिए जी जान से कोशिश की है भाई। यानी पहले के मुकाबले करीब करीब दोगुनी से ज्यादा सड़कें बनी हैं। पीएम मोदी ने डबल इंजन की सरकार का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य में विकास को दोगुनी ताकत के साथ आगे बढ़ाने का काम किया गया है। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों पर भेदभाव करने का आरोप लगाया। आज हिमाचल के पास डबल इंजन की सरकार की ताकत है। अब डबल इंजन की ताकत ने हिमाचल के विकास को डबल तेजी से आगे बढ़ाया है। पहले सरकारें सुविधाएं वहां देती थी जहां काम आसान होता था, जहां मेहनत कम लगती थी और राजनीतिक लाभ ज्यादा मिल जाता था। सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, ऐसी हर सुविधा के लिए पहाड़ी क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों का नंबर सबसे अंत में आता था। लेकिन डबल इंजन की सरकार का काम, हमारा काम करने का तरीका ही अलग है। हमारी प्राथमिकताएं हैं लोगों के जीवन को आसान बनाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के साथ अपने विशेष लगाव का भी जिक्र किया। उन्होंने राज्य को कोरोना टीकाकरण अभियान को सफल बनाने और सबसे पहले 100% लक्ष्य को पूरा करने पर बधाई दी। उन्होंने चंबा के आकांक्षी जिले में आने और विकास के मामले में तेज रफ्तार पकड़ने को लेकर भी राज्य सरकार को बधाई दी। चंबा से ब्यूरो इनपुट के साथ विक्रमजीत सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और खबर कर्नाटक हिजाब मामले की, और कर्नाटक हिजाब मामले में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर अपीलों पर आज सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच अब सुनवाई करेगी। मामले की सुनवाई करने वाले जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया के एक राय नहीं होने के बाद मामले को अभी की कार्रवाई के लिए चीफ जस्टिस को भेज दिया गया है। अपने फैसले में जस्टिस हेमंत गुप्ता ने राज्य सरकार के आदेश को सही ठहराया, जबकि जस्टिस धूलिया ने ये कहा कि विषय ये नहीं है कि हिजाब इस्लाम का अभिन्न हिस्सा है या नहीं, ये व्यक्तिगत पसंद का मामला है। फैसला लिखते समय बालिका शिक्षा उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा रहा, ऐसा उन्होंने कहा है। आइए देखिए पूरी रिपोर्ट। हिजाब मामले को लेकर देश को गुरुवार को देश की सर्वोच्च अदालत से फैसले की उम्मीद थी। गुरुवार सुबह इस पर सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने फैसला भी दे दिया, लेकिन इस पर दोनों जजों की राय अलग अलग थी। मामले की सुनवाई करने वाले जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया के एक राय नहीं होने के बाद अब इस पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच सुनवाई करेगी। दोनों जजों ने मामले को मुख्य न्यायाधीश को भेज दिया है, जो बड़ी पीठ का गठन करेंगे। जस्टिस गुप्ता ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, वहीं दूसरे जज सुधांशु धूलिया ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया। अब हाई कोर्ट का फैसला तब तक जारी रहेगा जब तक किसी बड़े बेंच का फैसला नहीं आ जाता।
हाई कोर्ट का फैसला अभी तक लागू रहेगा क्योंकि उसको सेटिस्फाइड नहीं माना जाएगा, क्योंकि एक जज ने उसको अपहोल्ड किया है, दूसरे जज ने उसको रिजेक्ट किया है, तो ये माइनॉरिटी भी हो गई, तो वो जजमेंट लागू रहेगा तब तक जब तक कि लार्जर बेंच का फैसला नहीं आ जाता। ये जो जजमेंट आज आया है ये स्प्लिट जजमेंट है, बहुत दिनों बाद आया है। इसके अंदर ऑनरेबल जस्टिस हेमंत गुप्ता ने उसको जो है जीओ जो कर्नाटका गवर्नमेंट का था उसको उन्होंने अलाउ करा है और उसको हमारी जो जितने भी अपील्स थे उसको डिसमिस करा है, लेकिन जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस गोलिया ने उसके अंदर इसको अपील्स को जो है उन्होंने अलाउ करा है और उन्होंने उसको क्वॉश कर दिया है जीओ को, लेकिन अल्टीमेटली जजमेंट जो है वो आने के बाद बेंच ने उसको रेफर करा है आगे अब नई बेंच बनेगी इसके अंदर, क्योंकि ये स्प्लिट जजमेंट था तो आगे लार्जर बेंच के लिए रेफर कर दिया गया है। अपने फैसले में जस्टिस हेमंत गुप्ता ने राज्य सरकार के आदेश को सही ठहराया और कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर सभी अपील खारिज कर दी, जबकि जस्टिस सुधांशु धुलिया ने कहा कि विषय ये नहीं है कि हिजाब इस्लाम का अभिन्न हिस्सा है या नहीं, ये व्यक्तिगत पसंद का मामला है। ये फैसला लिखते समय बालिका शिक्षा मेरे लिए सबसे बड़ा मुद्दा था। जस्टिस गुप्ता ने कहा कि क्या कॉलेज प्रबंधन छात्रों की वर्दी पर फैसला ले सकता है, और अगर हिजाब पहनना और बैन करना अनुच्छेद 25 का उल्लंघन है तो क्या अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 25 के तहत अधिकार परस्पर एक हैं? उन्होंने कहा कि क्या सरकारी आदेश मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है? जस्टिस गुप्ता ने आगे कहा कि क्या छात्र अपने मौलिक अधिकार का प्रयोग कर सकता है? इस्लाम के तहत जरूरी पहनावा पहन रहा है, क्या सरकार का आदेश शिक्षा के मूल उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है? मेरे कोर्ट had given the order that is valid as on today, so we are going to follow the rules which are framed according to Karnataka Education Act in Karnataka. Definitely 3-bench Supreme Court is going to think everything on the demand of the students and the order of the Karnataka Education Department. कर्नाटक में हिजाब को लेकर पिछले साल विवाद शुरू हुआ था। दरअसल कर्नाटक के उडुपी में एक सरकारी कॉलेज में 6 छात्राओं ने हिजाब पहनकर कॉलेज में एंट्री की थी, जिसके लिए कॉलेज प्रशासन ने मना किया था। इसके बाद हिजाब पहनकर कॉलेज आने का विवाद कर्नाटक से लेकर पूरे देश में फैल गया। कर्नाटक हाई कोर्ट ने 15 मार्च को उडुपी के सरकारी प्री यूनिवर्सिटी गर्ल कॉलेज की मुस्लिम छात्राओं की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया था जिसमें क्लास में हिजाब पहनने की इजाजत मांगी गई थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि हिजाब पहनना इस्लाम में आवश्यक धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है। इसके बाद कई छात्राओं ने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ याचिका दायर की। अब इन अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच सुनवाई करेगी। दिल्ली से विकास सारथी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और खबर गुजरात से। गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में जानझड़का गांव से गुजरात गौरव यात्रा का शुभारंभ किया और ये गौरव यात्रा सौराष्ट्र के सोमनाथ तक जाकर संपन्न होगी। वहीं अमित शाह ने नवसारी में ये दावा किया कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनावों में एक बार फिर से 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। देखिए पूरी रिपोर्ट। आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी जमीनी तैयारी को तेज कर दी है। पार्टी ने बुधवार से गुजरात गौरव यात्रा की शुरुआत की, जो 20 अक्टूबर तक चलेगी। गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 जगहों से गुजरात गौरव यात्रा को रवाना किया। गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में जानझड़का गांव के संत सवैया नाथ मंदिर से गुजरात गौरव यात्रा का शुभारंभ किया। इस मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र भाई पटेल समेत भाजपा के कई वरिष्ठ सदस्य उपस्थित थे। यह गौरव यात्रा सौराष्ट्र के सोमनाथ पर संपन्न होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने इस मौके पर एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि गुजरात की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विश्वास जताया है। वर्षों जवाहरलाल नेहरूनी भूलना कारणे काश्मीर 370મી કલમના કારણે કાશ્મીર ભારતીય જનતા ભારત સાથે જોડાતું નતું। બધાના મનમાં ઈચ્છા હતી કે કાશ્મીરમાંથી 370મી કલમ હટી જાય। હતી કે ને ભાઈ, જરા જોરથી બોલો, અરે જોરથી બોલો, હતી કે નહીં? નરેન્દ્રભાઈએ 5 ઓગસ્ટ 2019 કાશ્મીરમાંથી एक झटके धारा 370 ने हटाई काश्मीर ने हमेशा माटे भारत साथे जोड़वानुं काम कर्युं।
अमित शाह ने नौसारी जिले के वसंदा तालुका के उनई माता मंदिर से भी यात्रा का शुभारंभ किया। इनमें एक उनई से अंबाजी मंदिर तक बिरसा मुंडा जनजाति यात्रा होगी, जो राज्य के 14 जनजातीय जिलों के 31 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से गुजरेगी। दूसरी यात्रा भी उनई से शुरू होगी और खेड़ा जिले के खगवेल में संपन्न होगी या 35 निर्वाचन क्षेत्रों से गुजरेगी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मेहसाणा में यात्रा को हरी झंडी दिखाते हुए कहा कि गुजरात गौरव यात्रा के उद्देश्य से प्रदेश में 5 यात्राएं शुरू की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि जिनके ऊपर एक प्रदेश की जनता ने निरंतर भरोसा जताया हो, तो एक राजनीतिक संगठन और सामाजिक संगठन का दायित्व बनता है कि हम अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करें। एक राजनीतिक संगठन की, सामाजिक संगठन की दायित्व बनती है जिनके ऊपर एक प्रदेश की जनता ने निरंतर भरोसा जताई है। हमारी दायित्व बनती है पिछले दिनों में जो जिम्मेवारी, जो वादा, जो भरोसा लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर किया है, उसकी जानकारी देना, उसके बारे में लोगों को अवगत करवाना, लोगों की भावना की अनुयायी जो काम की गई है उसकी रिपोर्ट कार्ड देना। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने गुजरात दौरे पर अहमदाबाद के झंझारका पहुंचे, जहां उन्होंने संत श्री सवैयानाथ समाधि स्थान मंदिर में दर्शन किए और पूजा अर्चना की। उन्होंने नौसारी में उनई माता मंदिर में भी दर्शन पूजन किया। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव से पहले लोगों तक पहुंचने के लिए 5 अलग अलग मार्गों से गुजरात गौरव यात्रा का आयोजन किया है। इनमें से 2 यात्राओं का पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल शुभारंभ किया था। बीजेपी इस यात्रा के जरिए राज्य की 145 विधानसभा तक पहुंचेगी। गौरतलब है कि गुजरात में साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस लंबे समय से सूबे की सत्ता से बाहर है। कांग्रेस इस चुनाव में सत्ता में वापसी के लिए पूरी ताकत लगा रही है, तो बीजेपी को फिर से सत्ता में आने का भरोसा है। वहीं आम आदमी पार्टी भी ताल ठोक रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के मामले में आम आदमी पार्टी के गुजरात अध्यक्ष गोपाल इटालिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली पुलिस ने इटालिया को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इटालिया को उनके विवादित वीडियो के लिए नोटिस जारी किया था। महिला आयोग की प्रमुख रेखा शर्मा ने इटालिया और उनके समर्थकों पर महिला आयोग के दफ्तर में जबरदस्ती घुसने का आरोप लगाया है। उन्होंने इस मामले में पुलिस को कार्रवाई की मांग की है। हमने इनसे एक्सप्लेनेशन के लिए एक समन किया था, लेकिन इनके आने से के साथ साथ आपके जो बहुत सारे वर्कर हैं टोपी और बैनर्स के साथ यहाँ आए और मेरे जो डोर है, हमारा जो गेट है बाहर, उसको पुश करने की और एंटर करने की लीगली कोशिश की गई। बहुत मुश्किल से हमने उनको रोका और बाद में पुलिस को भी इसीलिए बुलाया गया क्योंकि हमें लगता था कि ये किसी भी प्रकार की हानि पहुंचा सकते हैं, बिल्डिंग को भी और लोगों को भी। और यहाँ पर रोक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहे न्यूज नाइट के साथ। पैसाबाजार.com पर लोएस्ट इंटरेस्ट रेट वाला लोन भी है और मैक्सिमम लोन अमाउंट वाला भी। ये सब और बहुत सारे लोन ऑप्शंस मिलेंगे सिर्फ पैसाबाजार.com पर। हमारा देश भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आइए हम इस महोत्सव में भाग लें। मैं एक वकील हूँ। हमारा जीवन देश के नागरिकों को इंसाफ और न्याय दिलवाने में बीतता है, पर अब हम उन्हें न्याय दिलवाना चाहते हैं जिन्हें न्याय नहीं मिल पाता। मैं बात कर रहा हूँ उन सड़क पर रहते हुए बच्चों की जिन्हें आपने कई बार देखा होगा। कोई बच्चा दिव्यांग होता है, कोई बाल मजदूर, कोई परिवार से बिछड़ा। जब भी हम ऐसे किसी बच्चे को सड़क पर देखें तो ये हम सभी का देश के प्रति कर्तव्य है कि हम NCPCR के सिटीजन पोर्टल पर सूचना दें। सड़क पर रह रहे बच्चों की मदद हम व्यक्तिगत क्षमता में, प्रोफेशनल के रूप में या किसी संगठन के माध्यम से भी कर सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से प्रोफेशनल सेवा देने के लिए आप NCPCR के बाल स्वराज पोर्टल पर जाकर खुद को व्यक्तिगत सेवाओं के लिए जैसे लीगल सेवा, मेडिकल सेवा, शिक्षा देने की सेवा आदि प्रदान करने के लिए रजिस्टर करें। अरे वाह, लेजेंड की बैट। इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार,
देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। थानों की वर्चुअल तरीके से आधारशिला रखी। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि आधुनिक तकनीक के माध्यम से हमें क्षेत्रीय समस्याओं, प्राकृतिक आपदा और सीमा की सुरक्षा करने में मदद मिलेगी। IIT in the Northeastern region, IIT Guwahati must shoulder responsibility to nurture other institutions in the region, work with the state government and the defense forces to strengthen our borders and provide technological solutions to prevent recurrence of natural calamities in the region. बाद में राष्ट्रपति ने गुवाहाटी के असम में एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज में आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह और सांस्कृतिक कार्यक्रम में शिरकत की। प्रकृति का प्रचुर वरदान से संपन्न आसाम राज्य का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक वैभव भी अत्यंत प्रभावशाली है। श्रीमंत शंकरदेव और माधवदेव जैसे असाधारण विभूतियां ने भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा को समृद्धि किया है तथा समाज को जोड़ने का काम किया है। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने त्रिपुरा में रेल संपर्क को बढ़ावा देते हुए 2 ट्रेनों के विस्तार को हरी झंडी दिखाई। अगरतला में राष्ट्रपति ने अगरतला खोंगसांग जनशताब्दी एक्सप्रेस और अगरतला कोलकाता एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अगरतला से जिरीबाम के बीच चलने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन को मणिपुर के खोंगसांग तक बढ़ाया गया है। वहीं कोलकाता गुवाहाटी ट्रेन को भी अगरतला तक बढ़ाया गया है। इन नई ट्रेनों से त्रिपुरा का असम, पश्चिम बंगाल और मणिपुर से संपर्क बढ़ गया है। अपने त्रिपुरा दौरे के अंतिम दिन महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उदयपुर के त्रिपुर सुंदरी मंदिर में दर्शन करने गईं, जहां उन्होंने विधि विधान से मां की पूजा अर्चना की। देवी त्रिपुर सुंदरी को समर्पित एक ऐतिहासिक मंदिर है। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर भारत के त्रिपुरा क्षेत्र की पूर्व राजधानी उदयपुर शहर में स्थित है। कुमार आलोक और कामल बोरा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कजाकिस्तान में हो रहे सीका सम्मेलन में पाकिस्तान के कश्मीर राग अलापने पर विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने पड़ोसी देश को कड़ी फटकार लगाई है। लेखी ने यह साफ कहा कि पाक वैश्विक आतंकवाद का केंद्र है और उसे कश्मीर पर टिप्पणी करने का कोई हक नहीं है। लेखी ने पाकिस्तान को आतंकवाद के अपने बुनियादी ढांचे को बंद करने की नसीहत दी और कहा कि वो भारत के अल्पसंख्यकों के लिए रोना बंद कर अपने घर में झांके। It is unfortunate that Pakistan has again chosen the path of reckless use or misuse of Sika platform to propagate false and malicious propaganda against my country and distract from the theme and focus of today's discussions and cooperation amongst member states. The Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh have been and will remain an integral part of India. Pakistan has no locus standi to comment on India's internal affairs. Pakistan's remarks today constitute gross interference in India's internal affairs, sovereignty and territorial integrity, which is inconsistent with the Sika Declaration on the Principles Guiding Relations between Sika Member States of September 1999. Pakistan is the global epicenter of terrorism and continues to be the source of terrorist activities, including in India. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इन दिनों 6 दिवसीय अमेरिका की यात्रा पर हैं, जहां वे IMF और विश्व बैंक की सालाना बैठक में हिस्सा लेंगी। वॉशिंगटन में गुरुवार को उन्होंने कई देशों के वित्त मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की हैं। सीतारमण ने अपने दौरे के दौरान कहा कि 2023 विश्व मंच पर भारत और जापान के लिए अधिक जिम्मेदारियां लेकर आया है, क्योंकि दोनों देश G20 और G7 की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इन दिनों अमेरिका की यात्रा पर हैं। वॉशिंगटन में गुरुवार को उन्होंने कई देशों के वित्त मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। सबसे पहले उन्होंने वॉशिंगटन डीसी में जापान के वित्त मंत्री सुनिची सुजुकी के साथ द्विपक्षीय बैठक की।
बैठक के दौरान निर्मला सीतारमण ने कहा कि साल 2023 विश्व मंच पर भारत और जापान के लिए अधिक जिम्मेदारियां लेकर आया है, क्योंकि दोनों देश G20 और G7 की अध्यक्षता करेंगे। निर्मला सीतारमण ने इसके अलावा दक्षिण कोरिया के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री चू क्योंग हो के साथ भी बैठक की। वित्त मंत्री ने इस दौरान अगले साल भारत की G20 अध्यक्षता के लिए दक्षिण कोरिया का समर्थन मांगा। निर्मला सीतारमण ने साथ ही सऊदी अरब के वित्त राज्य मंत्री मोहम्मद अल जादान के साथ भी बैठक की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं के बीच भारत सऊदी द्विपक्षीय सहयोग के मामलों के साथ साथ कई आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही वित्त मंत्री ने नीदरलैंड्स की वित्त मंत्री सिग्रिड काग से भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत G20 में नीदरलैंड्स के साथ जुड़ने के लिए उत्सुक है। सीतारमण ने G20 से संबंधित कई मुद्दों पर भी चर्चा की, जैसे कि ग्लोबल पब्लिक गुड्स, ऋण और जलवायु से जुड़े हुए मुद्दे। निर्मला सीतारमण ने भूटान के वित्त मंत्री ल्यूनपो नमगे शेरिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक की। वित्त मंत्री ने बैठक के दौरान कहा कि हम दोनों देशों के बीच नए और उभरते क्षेत्र जैसे अंतरिक्ष, डिजिटल तकनीक, वित्तीय क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए द्विपक्षीय सहयोग को और विस्तार देना चाहते हैं। वित्त मंत्री ने इसके अलावा FATF के अध्यक्ष राजा कुमार से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने बैठक के दौरान विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। निर्मला सीतारमण ने साथ ही मिस्र की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री रानिया अल मशद के साथ भी बैठक की। दोनों मंत्रियों ने दोनों देशों में नवीनीकरण ऊर्जा पर विचार का आदान प्रदान किया और जलवायु वित्त के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाने के महत्व को रेखांकित किया। इसके अलावा निर्मला सीतारमण ने OECD के महासचिव माथियास कार्मन से भी मुलाकात की। OECD महासचिव के साथ वार्ता में वित्त मंत्री ने साल 2023 में भारत के G20 प्रेसिडेंसी में द्विपक्षीय जुड़ाव और OECD के समर्थन पर चर्चा की। उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल रखा है। अब खबर ये आ रही है कि उत्तर कोरिया ने 2 लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइलें दागी हैं। ये परीक्षण बुधवार को हुआ और इसका उद्देश्य परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के लिए कोरियन पीपल्स आर्मी की ओर से तैनात क्रूज मिसाइलों की लड़ाकू दक्षता और शक्ति को बढ़ाना था। ताबड़तोड़ मिसाइल परीक्षण कर रहे उत्तर कोरिया के नए ऐलान ने दुनिया को नई चिंता में धकेल दिया है। 2 लंबी दूरी की रणनीतिक क्रूज मिसाइलों के सफल परीक्षण से कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव और आशंकाओं के बादल घने हो गए हैं। उत्तर कोरियाई सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार इस परीक्षण का लक्ष्य परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के लिए कोरियन पीपल्स आर्मी की ओर से तैनात क्रूज मिसाइलों की लड़ाकू दक्षता और शक्ति को बढ़ाना था। इसके बाद विश्व समुदाय को चिंता होने लगी है कि उत्तर कोरिया परमाणु हथियार क्षमता की ओर तेजी से बढ़ रहा है और आने वाले 5 साल के अंदर वो परमाणु परीक्षण कर लेगा। उत्तर कोरिया की ओर से बताया गया कि इन क्रूज मिसाइलों ने समुद्र के ऊपर 2000 किलोमीटर की यात्रा की और अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक निशाना बनाया। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने इस परीक्षण को अपने दुश्मनों के लिए खुली चेतावनी की संज्ञा दी। अपने बयान में किम जोंग उन ने कहा कि उत्तर कोरिया को परमाणु सामरिक सशस्त्र बलों के परिचालन क्षेत्र का विस्तार करना जारी रखना चाहिए ताकि किसी भी सैन्य और युद्ध संकट का सामना किया जा सके। उत्तर कोरिया की आक्रामकता से चिंतित होने वालों में जापान प्रमुख देश है। उसे आशंका है कि उत्तर कोरिया ने छोटे परमाणु हथियार विकसित कर लिए हैं जिन्हें मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों द्वारा दागा जा सकता है। जापान की चिंताओं का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि उसकी संसद के निचले सदन की समिति ने उत्तर कोरिया द्वारा किए जा रहे मिसाइल परीक्षणों पर गुरुवार को चर्चा की। जापानी रक्षा मंत्री ने बैठक के दौरान देश की आशंकाओं को लफ्जों में व्यक्त किया। जहां तक उन बैलिस्टिक मिसाइलों की बात है जिनके दायरे में जापान भी आता है, संभवतः उन्होंने छोटे परमाणु हथियारों की क्षमता हासिल कर ली है। यह हथियार मिसाइल हमलों में प्रयोग किए जाने वाले होंगे। उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षणों और उसके जवाब में दक्षिण कोरिया द्वारा अपने सहयोगी देशों के साथ सैन्य अभ्यास किए जाने से पूरे प्रायद्वीप में तनाव चरम पर है। बीते 2 हफ्तों में उत्तर कोरिया 6 मिसाइलें दाग चुका है। इसी सप्ताह उसने एक मिसाइल ऐसी दागी जो जापान के ऊपर से गुजरते हुए प्रशांत महासागर में जाकर गिरी थी। मिसाइलों के जवाब में अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने जापान को साथ लेकर विशेष सैनिक अभ्यास भी शुरू कर दिया। अमेरिका ने अपना विमानवाही पोत कोरियाई प्रायद्वीप से लगे जल क्षेत्र में तैनात कर दिया है। बढ़ता सैन्य तनाव किसी बड़े टकराव की आशंका पैदा कर रहा है।
प्राकृतिक गैस और तेल के बेहतर उत्पादन पर हुए नवीनतम शोधों को साझा करने के लिए 3 दिवसीय 5वीं साउथ एशियन जियो साइंस कॉन्फ्रेंस जियो इंडिया 2022 का आयोजन जयपुर में शुक्रवार से आरंभ होगा। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी इस 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे। एसोसिएशन ऑफ पेट्रोलियम जियोलॉजिस्टिक की ओर से आयोजित इस कॉन्फ्रेंस में भारत, अमेरिका, नॉर्वे और यूरोपीय संघ सहित अन्य देशों के 100 से अधिक विशेषज्ञ मुद्दों पर चर्चा करने और अपने अनुभव साझा करने के लिए भाग लेंगे। और रुकने का और छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहे हमारे साथ। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। आज प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से थे और हिमाचल प्रदेश की विकास की पूरी प्रक्रिया पे उन्होंने कई टिप्पणियां की और कई विकास की सौगातें भी दी। बेहद महत्वपूर्ण सवाल आज प्रधानमंत्री ने उठाए हैं जो पूरे देश में जो विकास से पिछड़े क्षेत्र हैं उन पर उनके बारे में समझा जा सकता है। और इसी पर आधारित हमारा आज का विशेष है और हमारा विशेष कहता है हिमाचल डबल इंजन की सरकार कर रही जीवन आसान। ईज ऑफ लिविंग की बात प्रधानमंत्री बार बार कई मंचों से करते रहे हैं और आज एक बार फिर से उन्होंने उसका जिक्र किया है और किस तरह से हिमाचल उसकी एक बानगी, उसका एक उदाहरण बनकर क्या सामने आ पाया है, यही एक महत्वपूर्ण सवाल है। हमारे साथ में 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ अशोक टंडन जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ है डॉक्टर शशिकांत शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हिमाचल प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। अशोक जी, मैं ये जानना चाहूँगा, प्रधानमंत्री ने विकास की सौगातें तो हिमाचल को दी, लेकिन जो कई सैद्धांतिक सवाल उठाए हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विकास को देखने का नज़रिया एक समय तक राजनीतिक रहा है और जिसका खामियाजा उन क्षेत्रों को उठाना पड़ा है जो दुर्गम इलाके हैं, जो बहुत पिछड़े हैं, जहां तक पहुंचना मुश्किल रहा है। किस हद तक ये बात सही थी? देखिए, ये इशारा प्रधानमंत्री सीधा सीधा छोटे राज्यों की राजनीति पर कर रहे थे। उन्होंने तो हिमाचल के बारे में कहा कि यहाँ से सांसद कितने आते हैं, इसको ध्यान रखकर हिमाचल के प्रति विकास का नजरिया रखा गया। हम सब जानते हैं कि हिमाचल बहुत छोटा राज्य है, पहाड़ी राज्य है, तो क्योंकि राजनीतिक दृष्टि से वो कोई बहुत ज्यादा केंद्र में बनने वाली सरकार पर असर नहीं करता, इसलिए उसको एक अलग तरह से मैं समझता हूँ कि सौतेला व्यवहार होता रहा है, सालों साल होता रहा है। इसीलिए उन्होंने ये कहा कि हमारी जो केंद्र की सरकार है और हमारी जो हिमाचल में सरकार है, ये दोनों जिस तरह से समन्वय के साथ विकास कर रहे हैं और उन्होंने जो आज जितनी भी सौगात दी, जितनी भी योजनाएं बनाई, हम देखें तो हिमाचल की ओर से कभी ना IIM की, ना IIT की, ना एम्स की, इस तरह की कभी कोई बात सोचता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि राजनीतिक दृष्टि से हिमाचल से वोट कितने हैं, लोकसभा के सदस्य कितने, लेकिन इस बार जो हम देख रहे हैं हिमाचल में विकास हो रहा है उसका कोई संबंध हिमाचल से आने वाली लोकसभा की सीटों से नहीं है। ये इशारा उन्होंने कहा और ये कहा कि मैं जब डबल इंजन की सरकार कहता हूं तो यदि केंद्र में सरकार जो है वो छोटे राज्यों का ध्यान जब रखती है और उसमें हमारी ही पार्टी की जब सरकार आती है तो विकास की गंगा बहने लगती है। देखिए, हमने कई दशकों से ये बात देखी है कि छोटे राज्य जो होते हैं वो हमेशा विकास के लिए केंद्र की ओर देखते हैं। जब वो केंद्र की ओर देखते हैं और केंद्र में किसी और दल की सरकार होती है और छोटे राज्य हिमाचल में किसी और दल की सरकार होती है तो सबसे बड़ी कैजुअलिटी विकास बनता है। तो इसलिए इस बार क्योंकि हिमाचल में भी भाजपा की सरकार है और केंद्र में भी भाजपा की, तो इसलिए जो विकास की गति पकड़ी है हिमाचल ने वो सचमुच में अद्भुत है। हिमाचल के लोग भी इससे बहुत बहुत ही ज्यादा खुश हैं
कि चलिए, और इसीलिए ये छोटे राज्यों में लोग केंद्र में जिसकी सरकार है उसी की ओर उनका झुकाव बनता है। और क्योंकि अब चुनाव का समय आ गया है, तो ये चुनावी एक तरह से रणनीति जो अपनाई है प्रधानमंत्री ने, स्वाभाविक तौर पर उसका लाभ जो इस समय की सरकार है हिमाचल में उसको जरूर। जी बिल्कुल। आपका वास्ता शशिकांत जी हिमाचल प्रदेश से है और आप जमीनी हकीकत को बेहतर समझते हैं। हिमाचल में क्या कुछ बदला है? अगर डबल इंजन के इस सिद्धांत को हम माने, जिसका भाजपा बहुत जोर शोर से प्रचारित करती है, क्या डबल इंजन सचमुच विकास के रफ्तार को तेज करने में, और खासकर हिमाचल की हम आज बात कर रहे हैं, सफल रहा है? बिल्कुल, आपने जैसा कि कहा, टंडन साहब ने भी जैसा कहा, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अगर दिल्ली में वही सरकार हो जो हिमाचल की सरकार भाजपा की है और दिल्ली में भाजपा की सरकार है, इस चीज का निश्चित तौर पर फायदा मिलता है। क्योंकि उसके दो कारण हैं कि भाजपा एक ही पार्टी की सरकार होने से एक तो नेताओं का आपसी जो तालमेल है वो बहुत ही बेहतर रहता है, और एक ही पार्टी का होने के कारण उन्हें आपस में मिलने में और एक अनौपचारिक तौर पर हिमाचल की मांगों को रखने में, शर्मा जी, विकास की इच्छा भी तो होनी चाहिए, नीति भी तो होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, नीति होनी चाहिए, क्योंकि विकास के काम करने में मेहनत भी तो लगता है तमाम लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। लेकिन यह भी सही है कि हिमाचल जैसे छोटे राज्य की जिस तरह से अनदेखी होती रही है और वो राजनीतिक तौर पर होती रही है, तो वो स्थिति अब थोड़ी खत्म हो गई है। और अगर आप देखें तो राजनीतिक तौर पर भी आज हिमाचल को काफी महत्व मिल रहा है। इस छोटे से प्रदेश से केंद्र में आज एक केंद्रीय मंत्री हैं जो कैबिनेट रैंक के मंत्री हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें, जगत प्रकाश नड्डा जी की, वो भाजपा हिमाचल से संबंधित हैं। इसी तरह से जो केंद्रीय योजनाओं की अगर आप बात करें तो बड़ी बड़ी परियोजनाएं, और जैसे कि आज ये कहा गया कि ट्रिपल IIT आज हमें हिमाचल में मिली है, बल्क पार्क, एक जैसे ड्रग बल्क पार्क का एक वो मिला है, और 4 ट्रेन जो चली है जैसे वंदे भारत एक्सप्रेस चली है देश भर में, उनमें से अगर आप देखें तो हिमाचल जैसे छोटे राज्य से एक ट्रेन दिल्ली जाएगी, ऊना से दिल्ली जाएगी, तो एक बड़ी बात है जो कि हिमाचल के लोगों ने कभी इसकी कल्पना नहीं की थी कि राष्ट्र की मुख्य धारा में उन्हें इस तरह से महत्व मिलेगा और एकदम से उनके साथ वो सभी चीजें इतनी आसानी से उन्हें मिलने लगेगी। आज बेशक उड़ान योजना हो जो कि हवाई जहाज से रिलेटेड है, और वो आज शिमला से उसको भी फिर से शुरू कर दिया गया है। तो अगर आप बात करें तो राष्ट्रीय योजनाओं को हिमाचल में मूर्त रूप देने में इस तरह के बहुत ज्यादा तेजी से काम हो रहा है, इसमें दो राय नहीं है। ठीक है अशोक जी, हम जानते हैं जो प्रधानमंत्री ने इशारा किया, और यह सच भी है कि पॉलिटिकल वेटेज यानी उसका भार कितना है, उसका जो राष्ट्रीय राजनीति में है, किस जगह की कितनी उसकी उसको हम माप सकते हैं। इस बात को लेकर बहुत कुछ योजनाएं लागू होती रही हैं या कहें केंद्र की तवज्जो रही है। क्या आपको लगता है उस सोच में बदलाव आया है? बिल्कुल आया है। देखिए, पहले हिमाचल में जो राज्य की सरकार रहती थी, विशेष तौर से बहुत लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही, और जब चाहे कांग्रेस की भी केंद्र में सरकार होती थी तो हिमाचल में सर्वांगीण विकास नहीं होता था, क्योंकि हिमाचल कोई एक जिसको कहते हैं पहाड़ी क्षेत्र है, तो मैदानी क्षेत्र नहीं है। तो यहाँ पर अगर आपको विकास करना है तो कांगड़ा का विकास करना भी पड़ेगा, मंडी का विकास भी करना पड़ेगा, आपको शिमला का जो भाग है हिमाचल का उसका भी विकास करना पड़ेगा। तो इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि देखिए, बद्दी में हिमाचल जो है वहाँ इस समय औषधि निर्माण का एक दुनिया भर का बड़ा केंद्र बन रहा है, और ये बद्दी जो है यहाँ से हिमाचल शुरू होता है। और अभी देखिए, कोई सोच नहीं सकता था कि ऊना से वंदे भारत चलेगी दिल्ली के लिए, क्यों? ये वो स्थान है जो वहाँ के हिमाचल में भी स्थानीय स्थान, अगर कांगड़ा का विकास होगा, हमीरपुर का विकास होगा, मंडी का विकास होगा, इसी तरह से बिलासपुर में एक हम एम्स होगा, ये हिमाचल के लोग कभी सोच भी नहीं सकते। तो सर्वांगीण विकास हिमाचल का, सभी क्षेत्रों का विकास, पहाड़ी क्षेत्रों का भी विकास, मैदानी क्षेत्रों का भी विकास, ये जो नई सोच बनी है, इसमें कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण योगदान है। अगर केवल हम हिमाचल के नेताओं की दृष्टि से देखें तो अब तक जितने भी मुख्यमंत्री आए कांग्रेस के, लगातार कई सालों तक, दशकों तक, वो केवल एक ही क्षेत्र के बारे में सोचते रहे, उन्होंने बाकी के क्षेत्र को हिमाचल ही नहीं माना। तो ये जो सर्वांगीण योजनाएं अभी हम देख रहे हैं, आज जितनी बड़ी योजनाएं हुई है या प्रधानमंत्री के पिछले दौरे में हुई थी, उसमें हिमाचल को
टुकड़ों में बांट कर नहीं देखा गया, बल्कि हर क्षेत्र के लिए कोई ना कोई ऐसी बड़ी योजना दी गई है जिससे हिमाचल के सभी वर्गों के, सभी क्षेत्रों के लोगों को विकास की धारा आती हुई दिखाई दे रही है। ये पहली बार हो रहा है। बिल्कुल, एक बेहद महत्वपूर्ण बात शशिकांत जी, राज्य के संदर्भ में उन्होंने कहा कि ये विशेष तौर पे ध्यान रखा गया कि हिमाचल चूंकि कोविड के दौरान की पर्यटन पे आधारित काफी कुछ यहाँ की अर्थव्यवस्था है, कि किस तरह से उसे जल्दी से जल्दी टीकाकरण वहां पे किया जाए, तमाम तरह की ऐसी चीजें सुनिश्चित की जाए जिससे जो पूरी गति है अर्थव्यवस्था की उस पे कम से कम असर पड़े। हिमाचल स्पेसिफिक अगर कहें तो जो नीतियां हैं उसका कितना लाभ मिला है, या वो कितना तवज्जो आपको दिखाई देता है दिल्ली से, कि दिल्ली को ये ध्यान रहा? देखिए, बिल्कुल अगर तवज्जो की बात करें तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हिमाचल को तवज्जो अभी मिल रही है, और उसका एक बहुत बड़ा कारण है जो आज प्रधानमंत्री के अगर दोनों जगह के भाषण आप सुने तो उसमें बिल्कुल स्पष्ट तौर पर ये चीज स्पष्ट होकर सामने आई कि उनका जो इस प्रदेश को, उनकी जो वो जानते हैं, जिसमें 1998 में हिमाचल भाजपा के प्रभारी रहे, तो वो इस प्रदेश को पूरा घूम चुके हैं। यहाँ की जरूरतों के बारे में, यहाँ के लोगों की मनोस्थिति के बारे में, यहाँ के लोगों के संघर्ष के बारे में उन्हें शायद बहुत ज्यादा जानकारी है। तो इसी वजह से इसका एक बहुत बड़ा फायदा आज हिमाचल को मिल रहा है। आज उन्होंने हिमाचल के गांवों की बात की, वहां पर किस तरह से जल की समस्या है, किस तरह से बिजली की समस्या रही है, उन सारी बातों का जिक्र उन्होंने अपने भाषण में किया। और उन्होंने एक व्यक्तिगत संबंध इस प्रदेश के साथ जो उनका है उसका जिक्र उन्होंने अपने भाषण में जरूर किया। और साथ ही जैसा कि आपने बात की कि कोरोना के टाइम में और कोरोना के समय में हिमाचल ने जिस तरह से वैक्सीनेशन में प्रथम स्थान हासिल किया पूरे देश में, उसका भी उन्होंने आज फिर से एक उल्लेख किया अपने भाषण के दौरान। और अगर आप देखें तो इस प्रदेश को उन्होंने, उनका जो अपनापन है, उन्होंने यहाँ की स्थानीय उत्पादों का जिक्र किया, चंबा के रुमाल का जिक्र किया, चंबा की चुक का जिक्र किया, और यहां तक कहा कि विदेशों से जब कोई मेहमान आते हैं तो मैं उन्हें जो गिफ्ट देना चाहता हूं, जो भी उन्हें मैं सम्मान पूर्वक देना चाहता हूं, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं हिमाचल के उत्पाद उन्हें दूं ताकि दुनिया भर में इस प्रदेश का नाम हो। तो एक तरह से उन्होंने यहाँ के लोगों के द्वारा उत्पादित किए जाने वाले चीजों का प्रचार किया, लोगों के साथ अपने संबंधों को उजागर किया। साथ ही एक बात अगर आप देखें, आज उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल का 2 बार नाम लिया अपने भाषण में। इसी तरह उन्होंने शांता कुमार जी जो यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री रहे उनका नाम लिया, और ये भी कहा कि हिमाचल ने वो दौर भी देखा है जब यहाँ के मुख्यमंत्रियों को दिल्ली जाकर आंदोलन करने पड़ते थे और जाकर अपनी मांगों को मनवाने के लिए दिल्ली में जाके धरना देने पड़ते थे। तो कुल मिलाकर उन्होंने लोगों को याद दिलाया कि इस प्रदेश ने जो संघर्ष का लंबा दौर देखा है, अब पर्यटन के विकास में और औद्योगिक विकास में यहाँ का जो एक तरह से एक विकास छिपा हुआ है, आने वाले देश के साथ कदम से कदम मिलाने की जो क्षमता इस प्रदेश में अब पैदा हो रही है, वो आने वाले इस समय में इस प्रदेश को आगे ले जाएगा। और उन्होंने लोगों से एक तरह से आग्रह किया कि आने वाले चुनाव में वो लोगों को डबल इंजन की सरकार का जो उनका एक कंसेप्ट है कि जो पार्टी, यहाँ की पार्टी और दिल्ली में जो इस पार्टी की सरकार हो, एक दूसरे की भावनाओं को अच्छी तरह से समझे, और सौतेला व्यवहार जो उन्होंने जिक्र भी किया जाता रहा है प्रदेश के साथ, वो सौतेला व्यवहार ना हो, इसके लिए उस प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाया जाए। और जैसे कि आपने बात की कि यहाँ की जो आर्थिक स्थिति है प्रदेश की, उसको पर्यटन के द्वारा और औद्योगिक विकास के द्वारा किस तरह से गति प्रदान की जाए, किस तरह से तेजी लाई जाए, उसमें इन सारी बातों का उल्लेख उन्होंने अपने भाषणों में किया और लोगों को एक तरह से एक उत्साह उनमें जगाकर ये विश्वास दिलाया कि उनकी सरकार इस दिशा में पूरी गंभीरता से काम कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अशोक जी, आखिरी में मैं एक छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगा। हिमाचल प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, प्रधानमंत्री की पिछले 9 दिनों में ये दूसरा दौरा है हिमाचल प्रदेश का। चुनावी संदर्भों में कैसे देखेंगे आप प्रधानमंत्री की इस यात्रा को और विकास की सौगातों को? देखिए, हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, तो लगातार हिमाचल के विकास की बात हो रही है। लेकिन जो चीज आपने पूछी उसमें मुझे जो दिखाई दे रहा है यहाँ से कि विपक्ष जो इस समय है, कांग्रेस बहुत लंबे समय तक हिमाचल में सत्ता में रही, लेकिन आज कहीं कांग्रेस एक विकल्प के तौर पर उभरती हुई दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि उनके पास आज कोई नेता ही नहीं है कि जिसको वो आगे रखकर हिमाचल की जनता से वोट मांग सके। तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी के सामने हिमाचल में विपक्ष न के बराबर है और कोई तीसरा दल वहां है नहीं। और आज कांग्रेस के पास नेतृत्वहीनता जो है
वो भी कहीं ना कहीं हिमाचल की राजनीति में आगे चलकर चुनाव में वो एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारक बनेगा, जिसके चलते ये जो डबल इंजन की सरकार की बात की जा रही है उसको इसमें बल मिले। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और डॉक्टर शशिकांत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ पे वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, अब बने रहे न्यूज़ नाइट के साथ। तीन साल से ये दोस्त रोज इसी जगह पे मिलते हैं, कभी कभी बात भी कर लेते हैं। रिश्ते कई तरह के होते हैं और हम हर एक की अहमियत समझते हैं। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। Guided by the vision of Honorable Prime Minister Narendra Modi, the Ministry of Ayush is fully committed to digitize Ayush sector for the benefit of people. A range of digital platforms are developed to support professionals and public. The Ayush Information Hub offers authentic information under various categories such as education policy, drug policy, schemes, events, new trends and developments in the sector. Ayush Next is an interactive platform developed primarily for students and scholars. Ayush Soft is developed with a vision to convert classical Ayurvedic texts into comprehensive and authentic IT-based knowledge repository. In this phase, Ayurvignana, an Ayurvedic encyclopedia, and Shabdanidhi, a glossary of Ayurvedic terminology, have been made available for Ayurveda fraternity. Ayush GIS has been developed for mapping of facilities under categories such as health facilities, colleges, doctors, students. It is a matter of great pride that these platforms have been launched by the Honorable Prime Minister. पैसाबाजार.com पर लोएस्ट इंटरेस्ट रेट वाला लोन भी है और मैक्सिमम लोन अमाउंट वाला भी। ये सब और बहुत सारे लोन ऑप्शंस मिलेंगे सिर्फ पैसाबाजार.com पर। अब मौसम की बात करते हैं। महाराष्ट्र हो या आंध्र प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश, देश के कई इलाकों में बारिश का कहर सैलाब बनकर टूटा है। देखिए मौसम की ये पूरी रिपोर्ट। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश के बाद अब बाढ़ ने लोगों को बेहाल कर दिया है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा। इस बीच राज्य में बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री बाढ़ प्रभावित बस्ती और सिद्धार्थनगर का दौरा किया और प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। सिद्धार्थनगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की समीक्षा की, साथ ही बाढ़ पीड़ितों को बाढ़ राहत सामग्री वितरित की। पहली बार ये पूरा क्षेत्र बाढ़ से पूरी तरह त्रस्त है, फसल डूब चुकी है, लोग घरों की छतों पर या ऊंचे स्थानों पर रहने के लिए मजबूर हैं और इसीलिए हम लोगों ने पर्याप्त मात्रा में राहत सामग्री जिला प्रशासन को उपलब्ध करवाई है और उनसे कहा गया है कि वे किसी भी जनता जनार्दन को परेशान न होना पड़े, इसके लिए पुख्ता व्यवस्था स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित करें। सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, पूर्व जनप्रतिनिधिगण बचाव और राहत कार्य में लगे हैं। उधर आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में भारी बारिश के कारण कई क्षेत्रों में भारी जल भराव हुआ। दमकल विभाग के जवानों को लोगों को बचाने के लिए जुटना पड़ा। अग्निशमन विभाग की तरफ से अभी तक 100 से अधिक लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। वहीं जिले में एक लॉरी के बाढ़ के पानी में बह जाने की खबर है। इधर महाराष्ट्र नवी मुंबई के भी कई हिस्सों में बारिश हुई। वहीं बुधवार को तेलंगाना के हैदराबाद में भारी बारिश के कारण सड़कों पर जल जमाव देखा गया। शहर में बाढ़ जैसी स्थिति के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारतीय महिला क्रिकेट टीम एशिया कप के फाइनल में पहुंच गई है। प्रतियोगिता के पहले सेमीफाइनल में भारतीय टीम ने थाईलैंड को 74 रन के विशाल अंतर से शिकस्त दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने थाईलैंड के सामने जीत के लिए 149 रनों का लक्ष्य रखा और जवाब में थाईलैंड की टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 74 रन ही बना सकी। भारत की तरफ से दीप्ति शर्मा ने 3 और राजेश्वरी गायकवाड़ ने 2 विकेट लिए। इससे पहले भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 148 रन बनाए। टीम के लिए
सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने सबसे अधिक 42 रन बनाए। वहीं कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 और जेमिमा रोड्रिग्स ने 27 रनों का योगदान दिया। और दूसरे सेमीफाइनल में श्रीलंका ने पाकिस्तान को एक रोमांचक मुकाबले में 1 रन से हरा दिया। अब फाइनल में खिताबी भिड़ंत भारत और श्रीलंका के बीच होगी। और नजर डालते हैं और इसके साथ न्यूज नाइट के आज के इस अंक में इतना ही, लेकिन जाते जाते हम आपको छोड़े जा रहे हैं देश भर की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार। छत्तीसगढ़ में चल रही ईडी की कार्रवाई के बीच आईएएस ऑफिसर और चिप्स छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी के सीईओ समीर विश्नोई सहित 3 कोयला व्यापारियों को गिरफ्तार किया गया है। इन सभी का मोकाहारा में मेडिकल कराने के बाद ईडी ने इन्हें रायपुर की विशेष कोर्ट में पेश किया। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने गुरुवार को बृहन्मुंबई नगर निगम को अपनी कर्मचारी ऋतुजा आल लटके का इस्तीफा स्वीकार करने का आदेश दिया। 3 नवंबर को होने वाले अंधेरी पूर्व विधानसभा उपचुनाव में लटके शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे गुट की उम्मीदवार हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गुजरात के केवड़िया में देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत भी मौजूद थे।